एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपका बच्चा छोटा था, उसके हॉबीज थे ड्राइंग, साइकिलिंग, म्यूजिक, कुछ बनाना। फिर धीरे धीरे पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मार्क्स इंपॉर्टेंट हो गए, एग्जाम्स, सब कुछ बन गए। और फिर एक दिन आपने नोटिस किया, मोबाइल के बिना बच्चा शांत ही नहीं होता। हमें लगता है प्रॉब्लम फोन है, पर सच ये है, फोन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो चीज है जो हमने बच्चे से धीरे धीरे छीन ली, बिना समझे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बच्चे के दिमाग के साथ क्या होता है और कैसे बिना डांट, बिना प्रेशर और बिना फाइट्स के इसको ठीक किया जा सकता है। आजकल ना मुझे लगता है हर घर की शाम की कहानी लगभग एक जैसी ही है। बच्चा स्कूल से आता है, होमवर्क करता है और फिर बस सोफे पर बैठकर एक चमकती हुई स्क्रीन में खो जाता है। और माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है कि भाई बाकी हर चीज में, चाहे वो किताबें हों, खेल हों, यहाँ तक कि दोस्तों से बातचीत, उसमें बच्चे की रुचि कम क्यों हो रही है। ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है, ये असल में बच्चे के ध्यान और समय के लिए एक तरह की दिमागी लड़ाई है जो हर घर में हर रोज लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में दुश्मन बच्चे का आलस नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत ही शक्तिशाली, मतलब एक केमिकल प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग की करेंसी को समझना होगा, और वो करेंसी है डोपामाइन। स्क्रीन से मिलने वाला डोपामाइन जंक फूड जैसा है, तुरंत मजा पर कोई पोषण नहीं। इसे हम इंस्टेंट डोपामाइन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी हॉबी से मिलने वाला डोपामाइन वो घर के बने पौष्टिक खाने जैसा है। मेहनत लगती है, सब्र चाहिए, पर सेहत बनती है। इसे हम धीमा डोपामाइन कहते हैं। आज की हमारी बातचीत इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होगी। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद स्क्रीन को कोई दुश्मन मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बच्चे के दिमाग की वायरिंग कैसे काम कर रही है। हम विज्ञान की मदद से माता पिता के लिए एक ऐसा व्यवहारिक रास्ता तलाशेंगे जिससे वो बिना किसी लड़ाई झगड़े या सजा के अपने बच्चे की दुनिया में वो संतुलन वापस ला सकें। मतलब स्क्रीन पर निर्भरता से हटाकर उसे सार्थक शौक की खूबसूरत दुनिया की ओर ले जा सकें। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। स्क्रीन में आखिर ऐसा क्या जादू है जो बच्चों को, और सच कहूं तो हम बड़ों को भी, अपनी ओर इतना खींचता है। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई या किसी मुश्किल काम से भी खुशी मिलती है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या ये तुरंत डोपामाइन और धीमे डोपामाइन का फर्क ही सारी समस्या की जड़ है? बिल्कुल। इसके पीछे का जो न्यूरो साइंस है वो बहुत साफ है और थोड़ा चिंताजनक भी है। आप सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को हर रोज तेज, मीठे और बिना मेहनत वाले डोपामाइन की दावत देंगे तो उसे पौष्टिक खाना उबाऊ लगने ही लगेगा। और ये बच्चे की कोई नैतिक कमी नहीं, बल्कि उसके दिमाग का रसायन है जो बदल गया है। यहीं से एक बहुत खतरनाक रिप्लेसमेंट साइकिल, मतलब एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। रिप्लेसमेंट साइकिल, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, इसे आसान शब्दों में समझाइए। जरूर। देखिए, होता क्या है कि पढ़ाई और ट्यूशन का दबाव वो अक्सर बच्चों से उनकी हॉबीज छीन लेता है। जी। जो समय पहले क्रिकेट खेलने, चित्र बनाने या कहानियां पढ़ने में जाता था, अब वो होमवर्क और एग्जाम्स की तैयारी में चला जाता है। इससे बच्चे की जिंदगी में एक खालीपन, एक बोरियत पैदा होती है। अब दिमाग को वो खालीपन पसंद नहीं, तो वो उस खालीपन को भरने के लिए डोपामाइन का सबसे आसान और सबसे तेज स्रोत खोजता है। और आज के दौर में वो स्रोत क्या है? मोबाइल की स्क्रीन। एग्जैक्टली, मोबाइल की स्क्रीन। नतीजा, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है और उनका दिमाग मेहनत वाले कामों से दूर भागने लगता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि दिमाग को हाईजैक किया जा सकता है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका मतलब ये बच्चे की इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजी का खेल है। पर कई माता पिता कहते हैं कि उनका बच्चा बस फोन पे रिलैक्स कर रहा है। क्या ये सच नहीं है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। दिमागी तौर पर स्क्रीन पर समय बिताना रिलैक्स करना नहीं है, ये दिमाग को और थकाना है। हमारे दिमाग में दो मुख्य नेटवर्क होते हैं। एक है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। ये तब सक्रिय होता है जब हम ख्यालों में खोए रहते हैं, चिंता करते हैं या बस यूं ही कुछ सोचते रहते हैं। इसे आप कार का न्यूट्रल गियर समझ सकती हैं, जहां इंजन चल तो रहा है पर कहीं जा नहीं रहा, बस बेचैन है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव अटेंशन नेटवर्क यानी EAN। ये तब सक्रिय होता है जब हम किसी काम पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई पहेली सुलझाना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। यह कार को ड्राइव गियर में डालने जैसा है,
जहां दिमाग एक दिशा में केंद्रित होकर आगे बढ़ता है। ये तो कमाल की बात है। तो स्क्रीन क्या करती है इन नेटवर्क्स के साथ? स्क्रीन हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को और ज्यादा सक्रिय और बेचैन कर देती है, जबकि हॉबीज वो उसे शांत करती हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव अटेंशन नेटवर्क यानी फोकस करने की क्षमता को मजबूत करती हैं। असल में हॉबीज पूरे दिमाग के लिए एक जिम सेशन की तरह है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सीईओ है, उसे योजना बनाने और ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस मिलती है। हिप्पोकैम्पस, जो दिमाग का लाइब्रेरियन है, उसे सफलता और सीखने की यादें संजोने का मौका मिलता है। डोपामीन सिस्टम को स्वस्थ तरीके से प्रेरणा मिलती है। संक्षिप्त में, हॉबीज दिमाग में स्वस्थ और मजबूत न्यूरल सर्किट बनाती हैं, जो बच्चे को जीवन भर काम आते हैं। सरल नियम ये है, रचनात्मक काम बेचैन विचारों को शांत करता है। ये दिमागी जिम वाली बात वाकई में आंखें खोलने वाली है। इससे मेरे मन में सीधे एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है, क्या कोई भी हॉबी चलेगी? क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाना और एक 15 साल के किशोर को मिट्टी के खिलौने देना दोनों ही बेतुका लगता है। तो इस दिमागी कसरत को उम्र के हिसाब से कैसे डिजाइन किया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। हर उम्र में दिमाग का विकास अलग अलग चरणों में होता है और हॉबीज उसी के अनुरूप होनी चाहिए। चलिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। 5 से 8 साल की उम्र खोज का दौर होती है। इस उम्र में बच्चे का दिमाग दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से समझता है। इसलिए हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जिनमें छूना, महसूस करना, बनाना और बिगाड़ना शामिल हो, जैसे क्ले या आटे से खेलना, लेगो से कुछ बनाना, अच्छा, पानी या रेत में खेलना या बगीचे में मिट्टी खोदना। लक्ष्य कोई कलाकृति बनाना नहीं, बल्कि रचनात्मकता और उंगलियों की मांसपेशियों मतलब मोटर स्किल्स को विकसित करना है। हर गतिविधि खेल जैसी लगनी चाहिए, काम जैसी नहीं। ये समझ आता है। यानी इस उम्र में प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है, परिणाम नहीं। और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 9 से 12 साल के बीच, 9 से 12 साल की उम्र कौशल निर्माण का सुनहरा दौर है। इस उम्र में दिमाग तर्क और संरचना को समझने लगता है। बच्चे अब नियमों का पालन कर सकते हैं और धीरे धीरे किसी चीज में बेहतर होने का आनंद ले सकते हैं। ये किसी भी कौशल को सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र है, जैसे स्केचिंग या पेंटिंग, कोई खेल सीखना, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना या रोबोटिक्स और कोडिंग की मूल बातें समझना। इस उम्र में ग्रुप एक्टिविटीज भी बहुत फायदेमंद होती हैं, जैसे मिलकर कोई छोटा सा नाटक तैयार करना या एक बगीचा लगाना। इससे उन्हें सहयोग करना भी आता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो न तो ज्यादा आर्टी होते हैं और न ही स्पोर्टी। उनके लिए क्या विकल्प है? बहुत अच्छा सवाल। उनके लिए ऐसी हॉबीज हो सकती हैं जो खोजबीन से जुड़ी हों, जैसे बर्ड वॉचिंग या विज्ञान के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना या अपनी कहानियों की कॉमिक बुक बनाना। जरूरी ये है कि माता पिता बच्चों को 2-3 विकल्प दे और उन्हें चुनने दे। और इस उम्र में परफेक्शन पर नहीं, बल्कि निरंतरता पर जोर देना चाहिए। रोज 15 मिनट का अभ्यास हफ्ते में 1 घंटे की क्लास से कहीं बेहतर है। और अब सबसे मुश्किल दौर, किशोरावस्था। 13 से 16 साल की उम्र, जब बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। 13 से 16 साल की उम्र पहचान और आत्मविश्वास का दौर है। इस उम्र में बच्चे दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे होते हैं और हार्मोनल बदलावों के कारण बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। यहाँ हॉबीज सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि तनाव को नियंत्रित करने और खुद को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाती हैं। यहाँ उन्नत हॉबीज काम आती हैं, जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन, डिजिटल आर्ट, किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बनकर प्रतियोगिता में भाग लेना, फिटनेस या डांस, या किसी सामाजिक काम के लिए वॉलंटियरिंग करना। इस उम्र में माता पिता का काम उपदेश देना नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करना और उन्हें स्वस्थ सहकर्मी समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। हॉबी उनके लिए अपनी एक अलग पहचान बनाने का जरिया बनती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और व्यवस्थित लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मंगलवार की एक थकी हुई शाम को ये सब लागू करना एक और काम जैसा लग सकता है। जब बच्चा साफ मना कर दे या कहे ये सब बोरिंग है, तब क्या करें? सिर्फ ये कह देना कि जाओ कोई हॉबी अपनाओ तो बिल्कुल काम नहीं करता। हमें कुछ ऐसे व्यावहारिक संवाद चाहिए जो वाकई काम करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ संवाद ही कुंजी है और संवाद सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। चलिए कुछ आम स्थितियों को देखते हैं।
मान लीजिए बच्चा कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है, तो माता पिता का जवाब आदेश देने वाला नहीं बल्कि साथ देने वाला होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो इस हफ्ते हम दोनों मिलकर कुछ नई चीजें आजमाते हैं, बस मजे के लिए। कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें उसमें अच्छा ही करना है। ये संवाद प्रदर्शन के डर को हटा देता है और इसे एक साझा अनुभव बना देता है। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ये दबाव हटा देता है। और उस स्थिति का क्या जब बच्चा कहता है मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं? ये सुनकर तो कई माता पिता हार मान लेते हैं। उस स्थिति में बच्चे को सच्चाई और हौसले की जरूरत होती है। माता पिता कह सकते हैं, शुरुआत में कोई भी किसी चीज में अच्छा नहीं होता बेटा, मैं भी नहीं थी। मजा लेने पर ध्यान दो, बेहतर होना तो उसका साइड इफेक्ट है जो अपने आप होगा ही। ये संवाद आत्मसम्मान बनाता है। अगर बच्चा मोबाइल को ही प्राथमिकता दे तो लड़ने की बजाय एक समझौता करें। तुम हॉबी के बाद मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। असल में हॉबी तुम्हारे दिमाग को स्क्रीन से कहीं बेहतर तरीके से चार्ज करती है। ये बिना पाबंदी के एक स्वस्थ संतुलन बनाता है। और किशोरों का क्या, जिनका पसंदीदा जवाब होता है मुझे परवाह नहीं? उनके साथ टकराव से बचना सबसे जरूरी है। उनकी स्वायत्तता का सम्मान करें। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम कोई एक ऐसी चीज चुनें जिससे तुम्हें सख्त नफरत ना हो। चलो वहीं से शुरू करते हैं। ये संवाद उनकी भावनाओं को मान्यता देता है और उन्हें नियंत्रण का एहसास कराता है, जिससे विरोध की भावना कम हो जाती है। ये संवाद आदेश देने के बारे में नहीं है बल्कि बच्चे से जुड़ने के बारे में है। तो क्या स्क्रीन की आदत को बदलने की कोई चरण दर चरण रणनीति है? हाँ बिल्कुल, एक व्यवस्थित तरीका हमेशा काम करता है। पहला कदम, जासूस बने। 2-3 दिन तक बच्चे के स्क्रीन टाइम को सिर्फ ट्रैक करें, बदले नहीं। एक डायरी में लिखें कि वो कब, कितनी देर और किस भावना मतलब बोरियत, तनाव या अकेलेपन के तहत स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पैटर्न को समझना है। बिल्कुल। दूसरा कदम, ट्रिगर विंडो पहचाने। आप देखेंगे कि एक पैटर्न है। यह अक्सर स्कूल के बाद या रात के खाने से पहले का समय होता है, जब बच्चा थका हुआ और बोर होता है। तीसरा कदम, डोपामाइन ब्रिज बनाएं। इन्हीं ट्रिगर विंडो में सिर्फ 10-15 मिनट की एक छोटी हॉबी की शुरुआत करें। नियम सरल है, पहले हॉबी फिर फोन। यह दिमाग को धीमी खुशी के लिए तैयार करने का एक वार्म अप है। ये दिलचस्प है। चौथा कदम, एक्टिवेशन एनर्जी कम करें, यानी हॉबी को शुरू करना बेहद आसान बनाएं। अगर बच्चे को पेंटिंग करनी है तो रंग और कागज टेबल पर पहले से तैयार रखें। अगर शुरुआत में ही मेहनत लगेगी तो दिमाग आसान रास्ता यानी मोबाइल चुनेगा। पांचवा कदम, हाई डोपामाइन हॉबी से शुरू करें। शुरुआत में साइकिलिंग, डांस, रोबोटिक्स या कोई तेज रफ्तार खेल जैसी गतिविधियां चुनें। ये शारीरिक गतिविधियां भी होती हैं, इसलिए इनसे मिलने वाला डोपामीन स्क्रीन से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाता है। ठीक है। छठा कदम, स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। नियम बनाने से ज्यादा प्रभावी जोन बनाना होता है। जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम को स्क्रीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दें। ये लड़ाई की जगह नहीं बल्कि बातचीत और आराम की जगह होनी चाहिए। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, प्रक्रिया की सराहना करें, परिणाम की नहीं। वाह, तुमने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई कहने की बजाय कहें, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने आज कितनी शांति और ध्यान से रंगों का इस्तेमाल किया। ये बच्चे की आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करता है। इन सब का लंबी अवधि में क्या असर होता है, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। एक बहुत ही आकर्षक विचार ये है कि हॉबीज असल में बच्चों को नकारात्मक प्रभावों जैसे गलत दोस्तों की संगत से भी बचा सकती हैं। ये सिर्फ बच्चों को व्यस्त रखने से कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है। ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल सही है और ये 2 स्तरों पर काम करता है। पहला है न्यूरोसाइंटिफिक स्तर। जैसा हमने पहले बात की, हॉबीज दिमाग के सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो आवेग नियंत्रण मतलब इम्पल्स कंट्रोल और सही गलत का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। एक दिमाग जिसने किसी संगीत की धुन को साधने में या किसी मुश्किल स्केच को पूरा करने में धैर्य रखना सीखा है, वो साथियों के दबाव में आकर किसी जोखिम भरे आवेगी काम को करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। उसे स्वस्थ स्रोतों से आत्मसंतुष्टि मिल रही होती है, इसलिए वो झूठी और बनावटी खुशी की तलाश कम करता है। तो ये एक तरह से दिमाग के अंदर ही एक ब्रेक सिस्टम बनाने जैसा है। और व्यावहारिक सामाजिक स्तर पर ये कैसे काम करता है?
व्यवहारिक रूप से हॉबीज बच्चे को 3 सबसे जरूरी चीजें देती हैं। एक संरचना स्ट्रक्चर, एक सकारात्मक समूह पॉजिटिव ट्राइब और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे का समय किसी खेल की प्रैक्टिस या आर्ट क्लास में बीतता है, उसके पास भटकने के लिए खाली समय और मानसिक ऊर्जा कम होती है। सही बात है। स्पोर्ट्स टीम, रोबोटिक्स क्लब या डांस क्लास जैसी जगह उसे एक सकारात्मक पहचान और अपनेपन का एहसास देती हैं। ये वही एहसास है जिसका लालच अक्सर नकारात्मक संगत देने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई बच्चा किसी हॉबी में महारत हासिल करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो उसमें एक गहरा आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास एक आंतरिक ढाल बन जाता है जो उसे बाहरी दबाव और आलोचना से बचाता है। संक्षेप में, हॉबीज उन भावनात्मक और सामाजिक खामियों को भर देती हैं जिनका फायदा अक्सर नकारात्मक संगत उठाने की कोशिश करती है। एक आंतरिक ढाल बनाने जैसा है। एक बच्चा जिसे पता है कि वो कुछ रच सकता है, कुछ बना सकता है, उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बाहरी दुनिया आसानी से बहका नहीं सकती। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में कहें तो हमारा लक्ष्य स्क्रीन के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि बच्चे के दिमाग के न्यूरोकेमिकल बैलेंस को ठीक करना है। ये उसके डोपामाइन के प्राथमिक स्रोत को स्क्रीन के निष्क्रिय उपभोग मतलब पैसिव कंजम्पशन से हटाकर सक्रिय सृजन और जुड़ाव एक्टिव क्रिएशन की ओर ले जाने की एक रीवायरिंग परियोजना है। बिल्कुल। और माता-पिता के लिए मुख्य संदेश ये है कि वे हॉबीज को देखने का अपना नजरिया बदलें। हॉबीज को पढ़ाई से एक ब्रेक के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें सीखने के एक अलग और बेहद जरूरी रूप के रूप में देखें। ये एक ऐसा सीखना है जो 21वीं सदी के सबसे जरूरी कौशल बनाता है। फोकस, लचीलापन, समस्या को सुलझाने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई में भी। और अंत में हम सभी के लिए विचार करने के लिए एक सवाल, अगर एक हॉबी खुद के साथ एक बातचीत है, तो हम अपने बच्चों को किस तरह की बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या हम उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने के लिए जरूरी उपकरण, रंग और वाद्य यंत्र दे रहे हैं, या उन्हें केवल एक स्क्रीन की चमक में अपना प्रतिबिंब खोजने के लिए अकेला छोड़ रहे हैं?